तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। रिजिड बॉडी डायनामिक्स। पिछले क्लास में हमने इस टॉपिक का सबसे पहला, इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ा था। आज उससे आगे टॉर्क के बारे में हम पढ़ेंगे। टॉर्क ये फिजिकल क्वांटिटी को पहले हम डिफाइन करेंगे। ये एक नया फिजिकल क्वांटिटी टॉर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद हम कहते हैं कि मान लें कहीं फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे, तो उस पे जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का टॉर्क लिखा जा सकता है किसी एक पॉइंट के अबाउट। यानी ओ पॉइंट ये है तो ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना है। तो हम पहले आर वेक्टर देखेंगे, एफ वेक्टर देखेंगे और टॉर्क डिफाइन करेंगे। तो जिसके अबाउट टॉर्क लिखना है तो हम लिखेंगे टॉर्क ऑफ फोर्स एफ अबाउट पॉइंट ओ। दो चीजें, किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना है वो ध्यान में रखना है, और फोर्स किस पॉइंट पे लग रहा है वो ध्यान में रखना है। टॉर्क डिफाइन करते हैं आर क्रॉस एफ। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है आर क्रॉस एफ। यहां आर वेक्टर क्या है, एफ वेक्टर क्या है। तो टॉर्क देखेंगे किस पॉइंट के अबाउट लग रहा है। जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना है वहां से जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है वहां तक एक एरो बनाएंगे जो आर वेक्टर होगा। तो टॉर्क के डेफिनेशन में जो आर वेक्टर है वो हमेशा हम ऐसा बताएंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना है वहां से जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वहां तक एक वेक्टर, एक एरो, उसे आर वेक्टर कहेंगे। और फोर्स तो है ही सही। तो आर क्रॉस एफ। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट हुआ, राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन बताया जाएगा। तो आर क्रॉस एफ, पहले जो वेक्टर है आर, उसके डायरेक्शन में हम अपने राइट हैंड को ऐसे अलाइन करेंगे और फोर्स के डायरेक्शन में इसे कर्ल करेंगे। तो थंब का डायरेक्शन आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन यानी टॉर्क का डायरेक्शन बताएगा। तो डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। इसका डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। इसे हम टॉर्क के मैग्नीट्यूड को लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा। ऐसे आर एफ साइन थीटा। यहां थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। यहां थीटा दिखाने की कोशिश करें तो आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का एंगल, यानी ये एंगल की बात हो रही, ये है थीटा। अब इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं और वो है टॉर्क इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। बहुत बार मदद करता है टॉर्क पता करने में। कैसे ये टॉर्क इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर इनटू एफ करेंगे वो ध्यान दें कि आर के दो कंपोनेंट ब्रेक किए जा सकते हैं, एक जो एफ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है और एक जो एफ के पैरेलल डायरेक्शन में है। तो हम कहेंगे
आर के दो कंपोनेंट ऐसे हो सकते हैं, एक कंपोनेंट इधर की तरफ हुआ और एक कंपोनेंट इधर की तरफ हुआ, इन दोनों को मिलके आर वेक्टर बन रहा है, यानी ये दोनों ग्रीन वाले को ऐड करें ना तो आर वेक्टर आ रहा है। वेक्टर एडिशन से भी हम देख सकते हैं। अब ये कंपोनेंट जो है वो फोर्स के पैरेलल है तो इसे आर पैरेलल कह देते हैं, और ये कंपोनेंट जो है वो फोर्स के परपेंडिकुलर है, इसे आर परपेंडिकुलर कह देते हैं। तो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, अब ये मैंने कुछ अलग नहीं लिखा, ऊपर जो लिखा है उसे ही लिख दिया, क्योंकि आर परपेंडिकुलर ही क्या है, ये है आर साइन थीटा, क्योंकि ये एंगल भी थीटा है। अगर मैं यहां पे आर वेक्टर यहां लिख दूं तो और भी ज्यादा सही लगेगा। ये है आर वेक्टर, ये है थीटा, इस ट्रायंगल में देखें तो ये आर साइन थीटा है। या फिर इसी को दूसरे और तरीके से लिख सकते हैं, और ये लिखने का तरीका हो सकता है टॉर्क इक्वल्स टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। इसका क्या मतलब है, तो हम सेम सिचुएशन रखते, और सेम सिचुएशन रखते यानी ये है अपना आर वेक्टर और ये है एफ वेक्टर, तो हम कहते फोर्स के दो कंपोनेंट ब्रेक करो, एक आर के परपेंडिकुलर और एक आर के पैरेलल, तो इसे कहते एफ पैरेलल और इसे कहते एफ परपेंडिकुलर। अब ये एंगल थीटा है तो ये एफ परपेंडिकुलर आ जाता है एफ साइन थीटा। तो अगर हमने आर के साथ साइन थीटा को क्लब किया तो आर साइन थीटा आर परपेंडिकुलर इंटू एफ हो गया, और आर इंटू एफ साइन थीटा को एक साथ लिया, एफ और साइन थीटा, तो एफ साइन थीटा इज एफ परपेंडिकुलर। तो इस सारे तरीके से हम टॉर्क का मैग्नीट्यूड अलग अलग सिचुएशन में बता सकते हैं। तो हम अलग अलग जगहों पे ये तरीके अपनाएंगे टॉर्क पता करने के लिए। साथ साथ टॉर्क पता करने के लिए कभी कभी हमें आर वेक्टर और एफ वेक्टर अपने एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स में गिवन हो तो भी हमें टॉर्क पता करना आना चाहिए, यानी क्रॉस प्रोडक्ट करना आना चाहिए। साथ साथ इसके डायरेक्शन में एक बार और रिपीट कर देता हूं, आर क्रॉस एफ यानी जो पहले लिखा है, यानी जो आर लिखा है उसके डायरेक्शन में हम अपने राइट हैंड को अलाइन करेंगे, फिंगर्स को एफ के डायरेक्शन में मोड़ेंगे, कर्ल करेंगे, थंब का जो डायरेक्शन आएगा दैट डायरेक्शन विल गिव डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो ये बात मेनली टॉर्क के बारे में हमें समझना है कि टॉर्क पता कैसे करते हैं, डेफिनेशन कैसा है, इस तरीके से हमने टॉर्क को डिफाइन किया हुआ है। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें टॉर्क पता करना है। तो बोल रहा है पार्टिकल ऑफ मास m is projected with velocity v naught from point p on a horizontal ground making an angle theta. थीटा एंगल से फेंका, find out the torque about point of projection acting on the projectile when it is at its maximum height. तो जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पे है तो फिर यहां पे है, तो फिर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट फाइंड आउट द टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट टॉर्क लिखना है व्हेन द पार्टिकल इज एट इट्स हाईएस्ट मैक्सिमम पॉइंट। तो इसका मतलब आर वेक्टर कैसे लिखेंगे, तो हमने जैसा बताया था कि आर वेक्टर होगा कहां से, जिसके अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना है वहां से जिस पॉइंट पे फोर्स लगे वहां तक, तो ये हम लिखेंगे आर वेक्टर, ये हम लिखेंगे आर वेक्टर। और इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो एक ही फोर्स प्रोजेक्टाइल में लगता है और वो फोर्स है mg, तो mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हम यहां पे r के दो कंपोनेंट अब ब्रेक कर सकते हैं, ये r परपेंडिकुलर क्योंकि फोर्स के परपेंडिकुलर है, और ये r पैरेलल। r पैरेलल से हमें कोई लेना देना नहीं, तो टॉर्क इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं r परपेंडिकुलर इंटू एफ, यानी r परपेंडिकुलर इंटू mg। अब ये सब लोग ही इसके आगे
सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके हमें बताएंगे क्या आंसर आने वाला है। 30 सेकेंड। ओके, तो सबने टॉर्क पता कर लिया होगा। आर परपेंडिकुलर जो देख रहे हैं वो है रेंज का आधा, और इनटू, तो रेंज का आधा लिख दें और इनटू mg। रेंज का आधा क्या हो जाएगा, रेंज इज, हमने ये प्रोजेक्टाइल में पढ़ा है, रेंज इक्वल्स टू 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। तो रेंज का आधा हो जाएगा u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी इंटू mg। अब g और g को कैंसिल आउट कर लेंगे, mu² साइन थीटा कॉस थीटा हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम पता करेंगे टॉर्क। एक और क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये r क्रॉस f, अगर एक्स वाई जेड कंपोनेंट में r और f दे रखा है तो हम कैसे टॉर्क पता करते हैं, ये क्वेश्चन एक बार ध्यान देते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि टॉर्क ऑफ ए फोर्स, फोर्स वेक्टर दे रखा है हमारे पास। फोर्स वेक्टर यहां लिख भी देता हूं दोबारा, फोर्स वेक्टर इज 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 7k कैप। टॉर्क ऑफ फोर्स, फोर्स ये रखा है अबाउट ऑरिजिन, ऑरिजिन के अबाउट यानी 0,0,0 के अबाउट टॉर्क हमें बताना है। फोर्स हमें गिवन है, इफ द फोर्स एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल p उस पोजीशन वेक्टर। अब 0,0,0 से 2,2,1 पे हमें आर वेक्टर बनाना है। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर लिख दें 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अब r और f दोनों ही वेक्टर दे दिया तो टॉर्क हम कैसे पता करेंगे, तो टॉर्क इक्वल्स टू, हम ऐसे लिखते हैं टॉर्क इक्वल्स टू i कैप j कैप k कैप। अब r क्रॉस f, पहले जो क्वांटिटी लिखी हुई है r और फिर बाद में f, r क्रॉस f, तो r 2 2 और 1 के कोफिशिएंट लिखेंगे, है ना। तो 2 2 और 1, यहाँ 2 यहाँ 2 और 1। और f वेक्टर क्या है, तो ये है इसके कोफिशिएंट्स 5 3 और -7। तो 5 3 और -7। अब इसे जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो सब लोग ही इसे फटाफट सॉल्व करके आंसर तक पहुंचे। पहले देखें तो होपफुली सबका आंसर आया होगा। तो आई कैप इंटू हम लिखते हैं, आई वाले का रो और कॉलम को हटा दें तो बचता है 4 एलिमेंट। पहले -7 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -14, और फिर इसके मल्टीप्लाई करेंगे और उससे माइनस कर देंगे तो -14, और ये 3 होगा ना मल्टीप्लाई होके, तो -14 -3, ये आ जाएगा कितना, आई कैप। और अब जे कैप के लिए माइनस यूज करते हैं, है ना।
ये प्लस माइनस प्लस ऐसा समझे होंगे हमने। तो जे कैप के लिए -7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 -5, तो ये लिखेंगे -14 -5 प्लस के कैप के लिए हम क्या लिखेंगे? के कैप के लिए फिर से के वाले रो और कॉलम को स्किप कर दें तो ये बचता है ये 4 एलिमेंट। अब इसमें पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और -5 को 2 से तो 10, तो 6 - 10, 6 - 10। अब ये आंसर आ जाएगा -17 आई कैप +19 जे कैप और -4 के कैप, ये हमारा आंसर हो। तो हमें लगता है ऑप्शन सी हमारा मैच किया है, यही हमारा आंसर रहेगा। तो जब भी आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में हमें क्वेश्चन पूछा जाए और टॉर्क निकालने को बोला जाए तब हम कुछ इस तरीके से टॉर्क पता कर पाएंगे। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है हमारे पास और ये क्वेश्चन है कि फोर्स गिवन है ना, अप्लाइड on an intersection point of x equals to 2 plane and x axis। x equals to 2 plane है और x axis है, तो magnitude of torque of this force about a point 2, 3, 4 is। तो 2, तो क्वेश्चन एकदम क्लियर सा है। अब ये पता करना है, इंटीजर आंसर आएगा। ये भी मैं बता दूं कि ये जेई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अब नीट का और जेई का कुछ जेई मेन का अलग अलग ऐसा स्किल टफनेस अलग अलग नहीं है, एक ही जैसा है। तो हम जेई मेन के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो नीट का पेपर अपने आप ही आसान लगने वाला, ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो मैं थोड़ा हिंट दूं, ये कह रहा है force is applied on an intersection point of x equals to 2 and x axis। ये है अपना x एक्सिस, ये y एक्सिस और आपकी तरफ आने वाला लाइन इधर की तरफ वो है z एक्सिस। x इक्वल्स टू 2 का क्या मतलब हुआ? x इक्वल्स टू 2 प्लेन, यानी उसमें y और z का कोऑर्डिनेट बदलता रहे लेकिन x की वैल्यू ना बदले, x की वैल्यू हमेशा 2 रहे। तो x की वैल्यू हमेशा 2 रहे तो हम y एक्सिस और z एक्सिस के पैरेलल कहीं भी मूव कर सकते हैं, बस x एक्सिस के पैरेलल हमें नहीं मूव करना है, x इक्वल्स टू 2 मेंटेन करना है। यानी ये जो हमारा हाथ है ये ऐसा आपकी तरफ आता हुआ, ये प्लेन x इक्वल्स टू 2। तो x इक्वल्स टू 2 और x एक्सिस इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? ये होगा x एक्सिस पे ही होगा। तो ये आ जाएगा 2, 0, g। यहां पे लग रहा है फोर्स, तो फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पे और पूछा जा रहा है the magnitude of torque of this force about 2, 3, 4। तो मान ले यहां कुछ है इनिशियल पॉइंट, यानी आर इनिशियल आ गया 2, 3, 4, यानी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, करेक्ट। और फाइनली आर फाइनल हमारा रहा 2i कैप, ठीक है, क्योंकि 0 और 0 है। तो इनिशियल से फाइनल तक ऐसा ये आ जाएगा आर वेक्टर, ये आ जाएगा आर वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल्स टू, हम ऐसे लिख लें, आर वेक्टर इक्वल्स टू
आर फाइनल यानी 2,0,0 तक, तो आर फाइनल क्या हुआ 2, तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल ऐसा लिख लें, ये आ जाएगा -3 j कैप -4 k कैप ऐसा। अब हमें आर वेक्टर पता है, हमें एफ वेक्टर पता है, तो अब हमें पता करना चाहिए टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। तो अब हम लिख लें आई कैप जे कैप के कैप, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था। ये आ जाएगा 0 -3 -4 और एफ आ जाएगा 4 3 4 इक्वल्स टू आई कैप के लिए हम लिखेंगे -12 और +12, तो ये आ जाएगा 0 -12 +12, तो 0 माइनस जे कैप के लिए लिखेंगे, जे कैप के लिए लिखेंगे 0 माइनस ऑफ -12 माइनस ऑफ -12 प्लस के कैप के लिए हम लिखेंगे के कैप के लिए लिखेंगे फिर से 0 और -12, तो ये आ जाएगा कितना के कैप के लिए। देखें के कैप के लिए इसे मल्टीप्लाई किया तो 0 और -12। अब इसके आगे देखें तो पहले तो आ गया होगा आंसर। यहाँ एक छोटा सा मिस्टेक को पहले कैच कर लें। जे कैप के लिए 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया, -4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बस 16 आता है ना। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -16, तो बेसिकली ये आ जाता 16 जे कैप -12 के कैप। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 प्लस 144, 12 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, इसका रूट करना है तो 400 आ रहा है ना। तो ये 20 हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। तो आंसर सीट में हम फिल करेंगे, ठीक है, तो ऐसा हमारा आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने आने चाहिए जिसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया और हमें इनिशियल फाइनल पोजीशन वेक्टर बता दिया, लेकिन आर वेक्टर नहीं बताया, तो आर वेक्टर भी हमें पता करना। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ये फोर्स -p के कैप एक्ट्स ऑन ओरिजिन ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, टॉर्क अबाउट पॉइंट 2, 3 इज दिस वन। तो फिर a/b अगर x/2 है तो x क्या है, यानी बेसिकली हमें टॉर्क ही तो बताना है ए आई कैप और बी जे कैप के फॉर्म में, तो आंसर तो हम बता ही देंगे। तो एक बार ये क्वेश्चन भी ट्राई करें।
तो ध्यान दें ये क्वेश्चन कि फोर्स माइनस पी के कैप है और एक्ट्स ऑन द ओरिजिन, तो हमें इस पॉइंट के अबाउट, तो आर इनिशियल हमारा जो है वो है किसके अबाउट बताना है, तो 2i कैप-3 j कैप। आर फाइनल जो है वो है 0i कैप 0 j कैप 0 k कैप। ऐसा सिचुएशन है क्योंकि वो ओरिजिन है। तो फिर हमारा आर वेक्टर जो हो जाएगा वो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। 0 - 2 तो -2i कैप और +3 j कैप। ये हमारा आर वेक्टर हो गया। और एफ वेक्टर हमारा बताया गया है -p k कैप। तो फिर अब हम बता दें टॉर्क, तो टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। इसका मतलब हमने फिर से डिटरमिनेंट बनाया आई कैप जे कैप के कैप। आर वेक्टर पहले लिखे तो -2 3 और 0, -2 3 और 0 और 0 0 -p 0 0 -p ऐसे ही आएगा। तो अब पूछा गया कि कितना होगा अपना टॉर्क। तो अब इसे सॉल्व कर लें। आई कैप इंटू किया जाएगा -3p आई कैप और आगे जे कैप क्या होगा। जे कैप के लिए हम 2p - 0, तो माइनस जे कैप जो लिखेंगे उसमें 2p और के कैप के लिए लिखेंगे के कैप के लिए 0 और 0, तो 0 हो जाएगा +0 के कैप। लिखने की जरूरत नहीं। इसका मतलब टॉर्क हम लिख सकते हैं -p इंटू, या ऐसे लिख लें p इंटू -3i कैप -2j कैप। इसका मतलब हमारा ए जो है ए और बी, इसे ऐसे लिख लें तो बेसिकली अब हमारे पास हम लिख सकते हैं a/b इक्वल्स टू 3/2। तो x क्या है, x की वैल्यू 3 हमारा आंसर हो। तो ये क्वेश्चन भी सबके लिए क्लियर होगा। तो हमने टॉर्क पता करने के लिए डेफिनेशन से, डेफिनेशन अगर टॉर्क का हमें ठीक ढंग से पता है तो टॉर्क पता करने के लिए कैसे कैसे अलग अलग स्थितियां बन सकती है और उसमें हम टॉर्क पता करें, ये अभी अभी हमने पढ़ा। अब इसके आगे क्या करना है, तो इसके आगे जैसे हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ऐसे ही हम एक और चीज पढ़ते हैं टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। इससे पहले मैं एक चीज बता दूं, जैसे मैं एक लिस्ट बनाऊं और इधर लिखूं ट्रांसलेशनल मोशन और इधर लिखूं रोटेशनल मोशन। अब इस लिस्ट में ट्रांसलेशनल मोशन के लिए हमने कुछ चीजें पढ़ा जो था आ, जैसे हमने डिस्प्लेस पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब पढ़ा। ठीक इसी के जैसे हमने इधर भी रोटेशनल मोशन में इसके एनालॉगस टर्म्स पढ़े। क्या क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा और अल्फा, ये सारी चीजें हमने पढ़ा। फिर इसके बाद इसको रिलेट करने के लिए हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े, जो था
P इक्वल्स टू U प्लस AT, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर और V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक ऐसा ही हमने यहां इक्वेशन पढ़ा, ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी डेल्टा थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर और v। तो यहां आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो हम साफ साफ देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आ रहा है और एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा है, और इक्वेशंस एज इट इज वैसे के वैसे। बता दूं एक खास बात कि ये तीनों इक्वेशन हमने तब के लिए पढ़ा जबकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो ये तीनों के तीनों पढ़ा फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और ये तीनों भी पढ़ा फॉर यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। तो फिर क्वेश्चन आता है वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए क्या करें। तो फिर उसके लिए हमने पढ़ा वेलोसिटी इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी लिखे। अगर एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है तो इसे डी वी बाई डी टी लिखे, और अगर एक्सेलरेशन पोजीशन का फंक्शन है तो वी डी वी बाय डी एक्स लिखें। ये तीन इक्वेशन हम यूज करते हैं। इसके ठीक सिमिलर इधर ओमेगा को डी थीटा बाई डी टी लिखें। एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन अगर टाइम का फंक्शन है तो इसे डी ओमेगा बाई डी टी लिखें, और अगर एक्सेलरेशन थीटा का फंक्शन है तो ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। ठीक एग्जैक्ट सेम वे में लिखा गया है इक्वेशन। अब मैं फिर से बता दूं कि एग्जैक्ट ऐसा ही इक्वेशन सिमिलर ये है, सिमिलर ये है, सिमिलर ये है। यहां पे बात समझने की ये है कि ये है फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो ऐसे लिखे, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और ये है फॉर नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। ये भी हमें समझना पड़ेगा, करेक्ट। अब अलग अलग सिचुएशंस के लिए जैसे हमने ट्रांसलेशनल मोशन में पढ़ा वैसे रोटेशनल मोशन में। अब आगे जैसे हमने देखा यहां पे फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सिमिलरली ऐसा ही यहां इक्वेशन होता है। फोर्स की जगह टॉर्क, मास की जगह आई और एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन। ये हमें याद रखना है। फिर यहां पे हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। यहां हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी और मास की जगह दोनों इक्वेशन में देखें आई आ रहा है। तो ऐसे ही हम और भी इक्वेशंस आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो जरूरी था वो ये समझना कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन जैसे हमने पढ़ा वैसे टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, इसे हम यूज करना सीख। तो होपफुली ये सारे इक्वेशंस हमारे लिए क्लियर होंगे। अब हम बात करेंगे ये इक्वेशन की, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। इसकी बात करें, हम बढ़ते हैं आगे और
इस पे कुछ क्वेश्चंस देखें कि इसे कैसे अप्लाई करेंगे। ये एक क्वेश्चन है, पहले इसके थोड़ा और इजी क्वेश्चन कर ले, है ना। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है कि एक रॉड है, का लेंथ एल है, रॉड ऑफ मास एम, लेंथ एल, लेंथ एल is hinged about one of its end as shown in figure। ठीक है, फिगर में दिखाया गया है, ये है हिंज। ठीक है, इट इज रिलीज्ड ऐसे लिखे, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन just after rod is released from its horizontal position। ठीक है, यानी ठीक इस समय में जैसे ही हमने इसे रिलीज किया तो अल्फा बताना है। अब ये क्वेश्चन हमें करके बताएंगे। तो कैसे करें ये क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन करेंगे कि यहां देखें क्या mg लग रहा है। ठीक है, ये mg अबाउट हिंज देखें तो हम देखेंगे अबाउट हिंज h, टॉर्क इक्वल्स टू y अल्फा लिखते हैं। तो टॉर्क इक्वल्स टू I अल्फा। अब टॉर्क आई और अल्फा सब के सब हिंज के अबाउट ही आने हैं। तो टॉर्क हिंज के अबाउट, तो हिंज का फोर्स खुद ही हिंज से पास कर रहा है, तो उसके कारण उसका टॉर्क होगा 0, क्योंकि आर परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, mg का टॉर्क आएगा। पर ये कितने डिस्टेंस पे है? तो ये है l/2 डिस्टेंस पे, आर परपेंडिकुलर। तो l/2 इंटू mg, टॉर्क इक्वल्स टू I। इसके अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m l² 3 इंटू अल्फा। यहां से सॉल्व कर लें तो अल्फा आ जाएगा कितना? mg l/2 है, और एक काम करें, यहां से m कैंसिल आउट होगा, m कैंसिल आउट होगा, एक l कैंसिल आउट होगा, तो ये 3g/2l बनेगा। तो आंसर बनेगा 3g/ अल्फा आ गया। अब हमें अगर क्वेश्चन हो पता करना है फाइंड टॉर्क व्हेन रॉड बिकम्स हॉरिजॉन्टल, तो क्वेश्चन में ऐड किया नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का, ये था फर्स्ट पार्ट और ये है सेकेंड पार्ट। फाइंड टॉर्क व्हेन, या फाइंड अल्फा एंड ओमेगा ऑफ रॉड व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल। जब ये वर्टिकल हो जाए तो अल्फा और ओमेगा ये दोनों पता करना है। अब इसे ट्राई करें।
तो ये क्वेश्चन अब देखेंगे। जब रॉड वर्टिकल हो गया, वर्टिकल हो गया तो ये है हिंज, और mg जो लग रहा है वो इसी पॉइंट पे लग रहा है अभी नीचे की डायरेक्शन में। तो टॉर्क ऑफ mg अब जीरो हो जाएगा, इसी कारण से आई अल्फा जीरो हो जाएगा और अल्फा अब जीरो हो जाएगा। तो अल्फा तो जीरो आ जाएगा, लेकिन ओमेगा भी इसके पता करने हैं। तो ओमेगा के लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन करें ओमेगा के लिए, तो इनिशियली हम क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं, क्योंकि वर्क ऑफ हिंज फोर्स जीरो है ना। हिंज फोर्स का वर्क जीरो है, सिर्फ ग्रेविटी का वर्क हो रहा है, सिर्फ एक वर्क किसका हो रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स का। इसलिए हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं, क्योंकि हिंज के अबाउट डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, इसलिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो हिंज फोर्स है वहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसलिए वर्क हिंज फोर्स का वर्क डन जीरो है, इसलिए हम ये काम कर सकते हैं। अब देखें, जब ये हॉरिजेंटल था वहां से जब ये वर्टिकल हुआ है वहां तक, सेंटर ऑफ मास L/2 नीचे आया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना घटा, mg इंटू L/2। तो हम लिख सकते हैं mg इंटू L/2 इक्वल्स टू, अब यही पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ है काइनेटिक एनर्जी में। तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लेकिन ध्यान रहे आई हम किसके अबाउट बताएंगे, हिंज के अबाउट बताएंगे। तो आगे, यानी mg/L/2 इक्वल्स टू mL² अपॉन टी ओमेगा आई ओमेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर था ना। mg/L/2 इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो टू और टू को अगर हम कैंसिल आउट यहीं कर लेते तो ये लिखना ना पड़ता, और हम ये अपॉन टू लिखने से बच जाते। करेक्ट। अब एक L और एक L भी कैंसिल आउट हो रहा है, M और M भी कैंसिल आउट हो रहा है, इसका मतलब ओमेगा कितना आ जाएगा, 3g/L का रूट। तो यहां से ओमेगा इक्वल्स टू 3g/L का, ये हमारा आंसर बनेगा। तो इस तरीके से हम आंसर करेंगे। एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है, अब हिंज फोर्स को हमने थोड़ा अलग कर दिया, लेकिन ध्यान रहे कि अब रॉड का लेंथ L नहीं है। फॉर्मूला लगाते समय इस बात को ध्यान रखें, अब रॉड का लेंथ 2L और L 3L है, जहां से एक एंड से हिंज L डिस्टेंस पे है, ऐसा लिखा है। तो डिटरमाइन इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा व्हेन रॉड इज रिलीज्ड। पहले हमने रॉड को यहां से रिलीज किया था और ऐसे चला था, अब इस रॉड को हमने हिंज को डिस्प्लेस किया है, इसके अबाउट अब अल्फा पता करना है। एग्जैक्ट सेम प्रोसेस सॉल्व करके बताएं।
तो चलें ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। होपफुली सबने ट्राई कर ही लिया होगा। तो ये हम लिखेंगे टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। टॉर्क, यहां पे mg फोर्स लग रहा होगा, और ध्यान दें तो ये डिस्टेंस कितना होगा ये हमें पता करना है। अब पूरा डिस्टेंस ये देखें तो ये 3l है, तो ये आ जाएगा 3l/2, और उसमें से l माइनस कर ले तो ये आ जाएगा l/2। तो टॉर्क आ जाएगा कितना, mg इंटू l/2 इक्वल्स टू आई अल्फा। आई आता है, इसके अबाउट हमें पता करना है। अब ध्यान दें, आई पता करने के लिए क्या करें, तो ये ऐसा सिचुएशन है कि इसके अबाउट आई क्या होगा, तो आई सी एम होगा m 3l का स्क्वायर अपॉन 12, यानी 9ml स्क्वायर अपॉन 12, यानी 3ml स्क्वायर अपॉन 4 आईसीएम बन गया। और ये है 3l/2 डिस्टेंस। तो इसके अबाउट, सॉरी इसके अबाउट नहीं निकालना है, हिंज के अबाउट निकालना है, और हिंज है यहां से l/2। तो इसके अबाउट आई जो लिखेंगे वो आई लिखेंगे आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, यानी 3ml स्क्वायर बाई 4 प्लस m इंटू डी स्क्वायर, यानी m इंटू l/2 का स्क्वायर, यानी ml स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, यानी ये आ गया ml स्क्वायर। करेक्ट। तो आई आ जाएगा ml स्क्वायर, यहां पुट कर दें ml स्क्वायर इंटू अल्फा। तो ऐसा ही है। तो अब आगे हम, अगर हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया है तो आंसर आ जाना चाहिए। तो ध्यान दें, आंसर देखें कितना आ रहा है। तो नेक्स्ट क्या कैंसिल आउट होगा यहां से, m m, एक l एक l, तो अल्फा हो जाएगा g/2l, अल्फा इक्वल्स टू g अपॉन l। एक ऑप्शन दिख जाएगा, ये हमारा सही आंसर। तो इस तरीके से हमने सीखा कि कैसे टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अब इसके आगे एक क्वेश्चन है, ये पुली पुली वाले क्वेश्चन में भी बहुत टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा यूज होता है। अब पुली पे, ये पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बता दिया, रेडियस आर बता दिया, एक मास है, एक और मास है स्मॉल एम कैपिटल एम। तो बता रहा है कि बताना है कि इस तरीके से एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना होगा। बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है। इसमें भी हम टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा ये सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो कैसे इक्वेशंस लिखेंगे ये मैं बताता हूं। तो हमने ये पुली बनाया, ये एक मास है, और ये दूसरा मास है। हमने माना कि ये नीचे की तरफ एक्सिलरेटेड है, तो ये ऊपर की तरफ एक्सिलरेटेड होगा, और ये ऐसा अल्फा से एक्सिलरेटेड होगा, एंगुलर एक्सिलरेशन होगा, घूम रहा होगा पुली। अब इसमें टेंशन हम अगर माने T1, तो इसमें भी टेंशन आएगा T1
यहाँ पे टेंशन T2 और यहाँ पे टेंशन T2। ध्यान रखने की बात यह है कि जब हम ऐसे पुली वाला क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में किया करते थे, तब पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम ही लिया करते थे, पर यहाँ टेंशन स्ट्रिंग दोनों ही अलग अलग साइड में, पुली के अलग अलग साइड में जो स्ट्रिंग है दोनों में टेंशन अलग अलग लेना पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि अगर सेम टेंशन आ जाता तो इस पे टॉर्क 0 हो जाता टेंशन का, और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं आता। ये आइडियल पुली नहीं है, ये रोटेट करेगा, इसलिए इसमें ये टेंशन अलग अलग लेना नेसेसरी है और होगा ही। ये कुछ ऐसा लगा हुआ है। अब इसका जो फोर्स होगा उसके कारण इस पे कोई टॉर्क नहीं। अब हम एक एक करके लिखते हैं फॉर, सबसे पहले फॉर एम मास, ठीक है। एम मास के लिए देखें तो इधर की तरफ लगेगा mg, तो हम लिखेंगे नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो mg ऑब्वियसली बड़ा है, t1 छोटा है, तो हम लिखेंगे mg माइनस t1 इक्वल्स टू ma। पहला इक्वेशन हमने लिख दिया। दूसरा इक्वेशन फॉर स्मॉल m, इसके लिए लिखेंगे mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ऑब्वियसली इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए t2 बड़ा होगा, तो हम लिखेंगे t2 माइनस mg इक्वल्स टू ma। ये दो इक्वेशन लिख लिया। अब हम लिखेंगे फॉर पुली, पुली के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे और इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, टॉर्क। अब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इसे ऐसे ही घूमना पड़ेगा। अब देखें T1 के लिए टॉर्क R क्रॉस F, करेक्ट, R क्रॉस F। R जिसके अबाउट लिखना है वहां से जहां फोर्स लगा वहां तक हमने लिखा R क्रॉस F, तो R क्रॉस F इन द प्लेन, और अल्फा भी उधर ही है तो R इंटू T1 लिखे। इसके लिए R क्रॉस F T2 का टॉर्क ये बाहर की तरफ है तो इसके लिए माइनस लिखे R इंटू T2 इक्वल्स टू आई अल्फा, आई, अच्छा यहां पे आई अल्फा लिख लिया, इसका मतलब ये आ जाएगा R इंटू T1 माइनस T2 इक्वल्स टू आई अल्फा। कितने इक्वेशन हो गए? तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, और सबसे लास्ट वो ये कि जैसे v इक्वल्स टू ओमेगा होता है वैसे ही एक्सेलरेशन इक्वल्स टू अल्फा आर। v इक्वल्स टू ओमेगा आर हम जानते हैं, ऐसे ही एक्सेलरेशन इक्वल्स टू अल्फा आर। तो अल्फा को लिख सकते हैं a अपॉन आर, ऐसा। तो हम यहीं पे वो चीज लिख लें और नेक्स्ट हम इसे लिख सकते हैं R इंटू T1 माइनस T2 इक्वल्स टू A अपॉन I, A अपॉन R। अब इसे हम थर्ड इक्वेशन लिख लें। अब इन तीनों को सॉल्व करते ही हम आंसर तक पहुंचेंगे। तो बेसिकली क्या करना है, यहां से T1 पता करना है, यहां से T2 पता करना है, दोनों इधर रख देना है, अपने आप ही हमारा आंसर पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम इक्वेशन लिखेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व किया करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, या ऐसे देखें कि जब भी एक्सटर्नल फोर्स 0 हुआ है तो हमने एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम 0 था, तब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन किया था। तो ऐसे ही एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो तो हम
इससे पहले एक और बात कर लें। जैसे हमने इक्विलिब्रियम की बात की थी, तो पहले इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स 0 होना पड़ता था ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम रोटेट ना करे इसके लिए क्या होगा, अल्फा 0 होना चाहिए, और अल्फा के लिए टॉर्क 0 होना चाहिए। जैसे कि अगला क्वेश्चन हमारा है इसी से संबंधित, कि एक रॉड है जो इसमें ये मास लगाया हुआ है और दो अलग अलग स्प्रिंग से ये कनेक्टेड है, वो सब भी फोर्स लगा रहा है, मतलब इस पे रॉड पे कई सारे फोर्स लग रहे हैं। इसके कारण रॉड रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, यानी टॉर्क नेट ऑन रॉड इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। तो फिर पूछा गया कि रॉड जो खुद ही 20 kg का है, इसमें 40 kg का एक मास हमने लगा दिया है, फाइंड द टेंशन डेवलप्ड इन ईच थ्रेड। तो इस पे टेंशन TA मान लिया जाए, इस पे टेंशन TB मान लिया जाए, यहाँ पे 20G mg फोर्स लगेगा और यहाँ पे 40G फोर्स लगेगा। तो हमें कहना पड़ेगा कि टॉर्क ऑफ T1 प्लस टॉर्क ऑफ T2 प्लस टॉर्क ऑफ 20G प्लस टॉर्क ऑफ 40G, ये सब मिलके होना चाहिए 0। जैसे ही ये काम करेंगे, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट कर लें, जैसे ही ये काम करेंगे तो हमारा टेंशन पता लग जाएगा। तो पता लगाएं फटाफट। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान दें। अगर हम अबाउट ए देखें, अगर हम अबाउट ए देखें तो T1 का टॉर्क 0 हो जाएगा, T2 का टॉर्क आउट ऑफ द प्लेन आएगा, तो हम इसे प्लस लिखते हैं, तो प्लस ये पूरा L डिस्टेंस है तो L इंटू T2 आ जाएगा। अब इन दोनों का टॉर्क डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, इसलिए निगेटिव लिखा जाएगा, तो माइनस ये L/2 होगा, तो L/2 इंटू 20G और माइनस L/4 डिस्टेंस पे ये लिख रखा है इंटू 40G इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व कर लें तो L और L और L तो कैंसिल आउट ही कर लेते हैं, तो T2 इक्वल्स टू आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 10G और प्लस 10G यानी 20G यानी 200 न्यूटन। T2 आ गया, तो T1 कितना आएगा, अच्छा तो ये दोनों मिलके 600 है ना। तो हम एक और चीज लिख सकते हैं, T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 40G प्लस 20G दैट इज 600 न्यूटन। तो T1 मिल गया तो T2 कितना आ जाएगा, या T2 मिल गया तो T1 कितना आ जाएगा, 600 माइनस 200 दैट इज 400 न्यूटन। ये हमारा, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसी तरह के। तो एक और है
रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड, जिसमें हमें नेट टॉर्क को जीरो करना है, और वो है ये क्वेश्चन। तो सीसॉ जब होता है ना, तो हम देखते हैं कि दो बच्चे का अलग अलग वेट है, तो जिसका वेट ज्यादा होता है वो इस पिवट पॉइंट के पास आ जाए, तो फिर ये सीसॉ में आराम से वो खेल सकता है। तो अब हमें बताना है कि एक 10 kg का है, एक 15 kg का है। तो इफ 1 kg इज सिटिंग एट द एंड, तो कौन एंड पे बैठा होगा? तो एंड पे तो वही बैठा होगा जिसका मास कम है। तो एक यहां पे है और एक यहां है ना, या क्यों कह ले कि ये थोड़ा सा आगे है। तो ये है 10 kg और ये है 15 kg। तो ऑब्वियसली ये होगा 15G, ये होगा 10G। ये टोटल लेंथ ऑफ सीसॉ इज 5, तो ये है 2.5 मीटर का। तो भाई ये कितना डिस्टेंस है ये पता लगाना है। तो अब दोनों ही फोर्सेस का टॉर्क हम इस पॉइंट के अबाउट जीरो कर दें, तो ये पॉइंट को P कह लें। तो अबाउट पॉइंट P, टॉर्क ऑफ 10G प्लस टॉर्क ऑफ 15G इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व करें और आंसर हमें बताएं। तो मुझे लगता है आंसर आ गया होगा 10G। इसका डाउनवर्ड है ना, तो इसको हम कह देते हैं आउट ऑफ द प्लेन है, तो पॉजिटिव कहते हैं। तो 2.5 इंटू 10G माइनस x इंटू 15G इक्वल्स टू 0, यानी 25G इक्वल्स टू 15G इंटू एक्स। G और G कैंसिल आउट कर दिया, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 25/15, दैट इज 5/3, कुछ ऐसा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है अपने पास। ये क्वेश्चन है कुछ कि एक लैडर है, उसको हमने वॉल के सहारे रखा है,
वॉल स्मूथ है, यहाँ पे फ्रिक्शन है। तो फिर बोल रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन सो दैट लैडर विल बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में रहना है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम होना है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होना है। तो पे नेट फोर्स जीरो भी होना चाहिए और नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। ऐसे करके अगर इसे सॉल्व करें तो ये सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहले तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए जिसमें बहुत कुछ हमें हेल्प कर दिया गया है। एक हमें mg बस लिखना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि फॉर, ये है अपना फ्रिक्शन फोर्स, तो कहेंगे फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या है? तो फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हम ऐसा कहते हैं कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो इन एक्स डायरेक्शन पहले देखें, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन N2 को बैलेंस करेगा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इक्वल्स टू N2, ये लिखा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और वर्टिकल डायरेक्शन में देखें कि mg को बैलेंस कर रहा होगा N1। mg इक्वल्स टू N1, ये वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हमने अभी तक बात किया ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब बात करेंगे फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम सारे फोर्स का टॉर्क जीरो होना चाहिए। अगर हम ए पॉइंट के अबाउट देखें तो हमें इन दोनों फोर्सेस का टॉर्क नहीं लिखना पड़ेगा, तो दो फोर्स के टॉर्क लिखने से बचेंगे, कैलकुलेशन हमारा थोड़ा सिंपल होगा। तो इसलिए अबाउट पॉइंट ए लिखते हैं हम, और पॉइंट के अबाउट भी लिख सकते थे लेकिन ए के अबाउट कैलकुलेशन बचाएगा। तो हम लिखेंगे टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन प्लस टॉर्क ऑफ N1 प्लस टॉर्क ऑफ mg प्लस टॉर्क ऑफ N2, इस सब का सम होना है जीरो। तो दो फोर्सेस का टॉर्क तो हमें पहले ही जीरो दिख जाएगा, ये और ये। mg का टॉर्क r क्रॉस f इन द प्लेन है और N2 का टॉर्क आउट ऑफ द प्लेन है। ये दोनों टॉर्क लिखे, इक्वेट करें और फिर यहां से वैल्यूज से सॉल्व करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। एक बार ट्राई करें। तो देखें mg का टॉर्क, तो mg यहां से पास करेगा तो इसके लिए r परपेंडिकुलर ये लेंथ हो जाएगा और ये l/2 है तो ये आ जाएगा l/2 cos थीटा। तो mg इन द प्लेन लगेगा तो माइनस mg इंटू l/2 cos थीटा प्लस N2 का टॉर्क। तो N2 के लिए r परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये एंगल थीटा है तो ये आ जाएगा l साइन थीटा। तो N2 इंटू l साइन थीटा इक्वल्स टू, इसका मतलब N2 l साइन थीटा इक्वल्स टू mg l/2 cos थीटा। N2 कितना है? N2 ही फ्रिक्शन के बराबर है। एक L कैंसिल आउट कर लें, इसका मतलब N2 इक्वल्स टू mg/2 cot थीटा, mg/2 cot थीटा। अब N2 को क्या लिख सकते हैं? म्यू इंटू N1। अच्छा, N2 को फ्रिक्शन लिख सकते हैं, तो और यही है फ्रिक्शन के बराबर। इसका मतलब म्यू N1 इक्वल्स टू mg/2 cot थीटा। आ गया ना?
और n1 है अपना mg, यानी म्यू mg इज mg/2, यानी म्यू mg इक्वल्स टू mg/2 cot थीटा। इसका मतलब म्यू इक्वल्स टू cot थीटा बाय आंसर। कुछ इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो होपफुली ये भी सबके समझ में आया होगा। तो आज हम अपना क्लास यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में हम एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे। थैंक यू।